हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा हिंदी व्याकरण जो कि उसका एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि लेखन से संबंधित है, जिसका नाम है सारांश लेखन, जिसे हम सार लेखन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, क्यों इसका प्रयोग करना चाहिए और इसे हमें लिखते समय क्या क्या बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, ये हम देखेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सार या सारांश होता क्या है। सार पूरी सामग्री के आधार पर तैयार किया गया वह मसौदा है जो संक्षिप्त होते हुए भी सामग्री की सभी मुख्य बातों को अपने में समेटे होता है, जिसके आधार पर पूरी सामग्री को समझा जा सकता है। सार लेखन में आजकल के समय में किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो पूरी कथा पढ़ पाए। जैसे कोई आप एक चैप्टर पढ़ते हैं, कभी कभी आपको बहुत जल्दबाजी है, आप कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर को पूरा नहीं भी पढ़ा है आपने तो उसके समरी को अगर आप देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि इस चैप्टर में आखिर कहा क्या गया है। तो इसीलिए समय को बचाने के लिए या समय पर चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए सार का प्रयोग या समरी का प्रयोग किया जाता है। ये कई कार्यालयों में भी होता है कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा समय नहीं होता है कि वो एक एक पत्र को या फिर दस्तावेज को पूरा डिटेल से पढ़े, तो उसके सार को वो पढ़ लेने से उन्हें वो पता चल जाता है ये बात कि इसमें क्या कहा गया है। इसीलिए सार लेखन का महत्व हर एक क्षेत्र में है। तो सार लेखन आप लोगों को भी अच्छे से लिखना आना चाहिए। जैसे हम देख लेते हैं कि दही को राई से भिगोने पर उसका तत्व ऊपर आ जाता है, यही पृथक करने पर मक्खन कहलाता है। दही से हम किस प्रकार से मक्खन बनाते हैं, यह मक्खन दही का सार है, यानी ये किससे मिलकर बना है, दही से। जिस प्रकार जमी हुई दही को मथ कर मक्खन निकाला जाता है, उसी प्रकार चिंतन की प्रक्रिया से मथ कर किसी भी सामग्री में से सार निकाला जा सकता है। इसके उदाहरण भी आप देखेंगे, जैसे मक्खन है, घी है, जैसे हम बनाते हैं तो मलाई से घी जैसे हम लोग बनाते हैं तो मलाई का सार क्या है, घी। वैसे ही दही को अगर हम कहें तो दही का सार क्या हुआ, मक्खन। दही से ही बना है मक्खन, तो इसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो सार लेखन में भी क्या होगा, आपको बहुत सारे, जैसे आपको 2-3 पेज लिखे हुए होंगे कोई भी विषय पर और आपको आधे पेज में उसका सार लेखन दिया होगा, तो आप वो आधे पेज पढ़कर भी समझ पाएंगे कि इसमें कहना क्या चाह रहा है और उसमें सारे मुख्य बिंदुओं को, मुख्य जो बातें उसमें कही गई हैं, सारे आपको सार लेखन में देखने को मिल जाएंगे। अब है कि सार लेखन के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट है, 1, 2 या अधिक बार पढ़कर मूल सामग्री को समझना। अगर आपको एग्ज़ाम में सार लेखन आया और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे लिखें, तो उसे आप 2-3 बार पढ़ें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से आपको ये लेखन करना है। सामग्री में आई व्याख्याओं, उदाहरणों और भावों के दोहराव को रेखांकित करना कि कौन कौन से बातें हैं जो दोहराया गया है या कौन कौन से उदाहरण या भाव हैं जो बार बार इसमें रिपीट होके आ रहे हैं। मूल भाव को अलग कागज़ पर लिखना, क्या इनका मेन मकसद क्या है इसके पीछे, उसको आप अलग कागज़ में भी लिख सकते हैं। मूल भाव और उससे संबंधित भावों के आधार पर विवरणात्मक अन्य पुरुष शैली में मूल सामग्री के लगभग 1/3 आकार में सार संक्षेपण लिखना। जैसे एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में भी आता है
कि आपको बहुत सारी लाइन जैसे 10-15 ऐसे लाइनें दी गई रहती हैं। उसमें आपको क्या करना है कि आपको ये बताना है कि इसका 1/3, हमेशा आपके एग्ज़ाम में ये बोला जाएगा कि इसका 1/3 आप लिखें, यानी सारांश लेखन करें। 5th है, आवश्यक होने पर मूल भाव के आधार पर सार संक्षेपण का शीर्षक लिखना। पूरे पढ़ लेने के बाद उसका उचित शीर्षक क्या है, टाइटल क्या है, वो लिखना। लिखित सार को पढ़ना और देखना कि कहीं उसमें कोई मुख्य बातें आने से रह तो नहीं गई हैं। जब सार लिख लिया जाए उसके बाद यह देखना कि कोई मुख्य बिंदु तो ऐसा नहीं है जो यहाँ हाईलाइट किया गया है और लिखने में रह गया हो। 7th है, आवश्यक होने पर सार का संपादन करना। संपादन का अर्थ होता है कि सार में कोई मुख्य बात आने में से रह गई हो तो उसे जोड़ देना। यदि उसमें कोई दोहराव है तो उसे हटाना और भाषा शैली को उपयुक्त व सरल बनाना। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जो बार बार रिपीट हो रहा है तो आप उसे कट कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं, और कोई बातें, कुछ बातें हैं जो छूट गई हैं आपसे तो उसे आप जोड़ सकते हैं। शीर्षक का चयन कैसे किया जाए। निश्चित अनुच्छेद का शीर्षक छांटना भी एक कला है। शीर्षक सदैव सामग्री पर आधारित और उसके केंद्रीय भाव से जुड़ा होना चाहिए कि मेन फोकस क्या किया गया है, क्या कहना चाह रहा है इसमें। सार संक्षेपण लिखने से पहले ही यदि शीर्षक स्पष्ट हो जाए तो विचारों को सार रूप में कागज पर उतारने में बहुत सुविधा होती है। अगर आपने पढ़ा अवतरण को और उसमें देखा कि इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसका उचित शीर्षक क्या होता है, अगर आपको शीर्षक पहले ही पता चल गया तो आपको सार लिखने में भी आसानी होगी। अनुच्छेद समझकर कई बार पढ़ लेने के बाद जो ज़्यादा आपके मन को जचे वही उपयुक्त शीर्षक होता है, उसी को स्वीकार कर लेना चाहिए। किसी सार का शीर्षक उपयुक्त पाकर ही परीक्षक सार पढ़ने की आवश्यकता का अनुभव करता है। अतः शीर्षक बहुत सोच विचार कर ही चुनना चाहिए। इसी से आपकी बुद्धि की परख होती है। जो आपने शीर्षक लिखा एग्ज़ाम में, शिक्षक उसे ही पढ़कर पहचान जाएगा कि आपने इसे कैसा लिखा है या आपकी सोच यानी आपके विचार किस प्रकार से आपने इसमें प्रकट किए हैं। शीर्षक सदैव आकर्षक और रुचिकर होना चाहिए। एक उदाहरण के रूप में यहाँ समझाया गया है, जैसे अकर्मण्यता दरिद्रता की सहेली है, यानी काम नहीं करना, ये भी एक दरिद्रता है। अतः परिश्रम का संबल लेकर इसे बचना ही उचित है। यह यदि परिश्रम, विवेक और व्यवस्था सहित उचित शिक्षा में संलग्नता के साथ किया जाए तो उसका परिणाम आश्चर्यजनक होता है। शारीरिक और मानसिक दोनों ही परिश्रम अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। दोनों के सम्मेलन से एक पूर्ण परिश्रम का निर्माण होता है। दोनों के सहयोग एवं समन्वय से ही जीवन सुखमय एवं पूर्ण हो सकता है। परिश्रम की सफलता के साथ साथ आनंद की भी प्राप्ति होती है। जब कोई कार्य परिश्रम के पश्चात सफल होता है तो हृदय उल्लास से पूर्ण हो जाता है। असफल कार्य पर भी साहस टूटता नहीं, क्योंकि इस बात का संतोष रहता है कि हमने अपना कार्य निभा दिया। मानसिक शांति मिलने के साथ साथ पुनः प्रयत्न की प्रेरणा प्राप्त होती है। अगर आपसे कोई कार्य छूट भी गया या आपसे वो कार्य पूरा नहीं हुआ, लेकिन आपको इतना तो निश्चिंत या आपके मन में इतना संतोष रहता है कि आपने उसमें परिश्रम किया, और इसी बात को लेकर आपके मन में शांति भी रहती है। तो इसका एक उचित शीर्षक क्या हो सकता है, परिश्रम का महत्व। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप सेटिस्फाइड रहेंगे हमेशा, लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो आप खुद को कोसते ही रह जाएंगे। तो परिश्रम से सुख शांति प्राप्त होती है, सुख और शांति प्राप्त होती है। शारीरिक एवं मानसिक परिश्रम के समन्वय से जीवन सुखमय होता है। परिश्रम सफल होने पर एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। परिश्रम के पश्चात यदि असफलता भी मिली तो इस बात का संतोष रहता है कि हमने अपना कर्तव्य किया है। इससे मानसिक शांति के साथ पुनः प्रयास करने की प्रेरणा भी मिलती है।
तो इसका पूरा सार इन 4 लाइनों में ही आ गया कि अगर हम परिश्रम करेंगे तो हमारे मन में शांति रहेगी और हमें ये निश्चिंतता रहेगी कि हमने अपना कर्तव्य निभाया और हम फिर से उस कार्य को करने की कोशिश करेंगे। तो परिश्रम के बिना ही कुछ हासिल नहीं हो सकता है। तो परिश्रम करने से हमें सुख की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है। तो यह एक शारीरिक एवं मानसिक परिश्रम के समन्वय से ही जीवन सुखमय बन सकता है। तो ये इसका सार है और सबसे अच्छा शीर्षक है इसका, परिश्रम का महत्व। तो इस प्रकार से दूसरे भी आपको दिए जाएंगे। एक बार में आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप 2-3 बार उसे पढ़ें तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा अवतरण लेकर सारांश लेखन या सार लेखन की प्रैक्टिस करें, जिससे आपको ये लिखने में और भी ज़्यादा सहायता मिले और आप इस सार लेखन में और भी ज़्यादा अच्छे हो जाएं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में 5 मार्क के पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसे आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।